क्या धान के एक सिंगल पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण करने से ही आपको उत्पादन बढ़ सकता है? तो नहीं भैया। धान के कल्ले जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धान के एक पौधे के अंदर से निकलने वाले कल्ले हैं ना, वो आगे चलकर प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर, प्रोडक्टिव कल्लों के अंदर कितने ज़्यादा तब्दील होते हैं। इसके साथ ही जब पेनिकल इनिशिएशन स्टेज आती है ना आपकी फसल के अंदर, उस टाइम पर जब धान के एक सिंगल पौधे के अंदर धान की बाली का जन्म हो रहा होता है, उस टाइम के ऊपर आपके फसल के अंदर, आपके खेत के अंदर कितनी उर्वरा शक्ति है। फिर इससे अगला धान का उत्पादन सुनिश्चित होता है धान की बूटिंग स्टेज के ऊपर। धान के एक सिंगल पौधे के अंदर से निकलने वाली बालियां है ना, वो एक साथ आपके खेत के अंदर पूरी तरह से बराबर निकली नहीं निकली, सभी कल्लों के अंदर बालियां निकली कि नहीं निकली, बालियां निकली है तो उनका साइज कितना था, अगर साइज पूरा है तो क्या एक सिंगल बाली के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे में दाने भरे हैं कि नहीं भरे, अगर दाने भर भी गए हैं तो दाने का वजन कितना है, और फिर इससे अगला, अगर आपको अच्छा मंडी रेट लेना है तो दाना कितना चमकीला, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सभी चीज़ें मिलकर ना धान का एक तगड़ा उत्पादन सुनिश्चित करता है। अभी तक तो केवल आपने 30% लड़ाई जीती, 70% लड़ाई तो बाकी पड़ी हुई। अभी तो इसके अंदर लगने वाली बीमारियां भी आपको परेशान करेगी। इसके अंदर से निकलने वाले जो बालियां हैं, वो बालियों का साइज़ भी आपको हो सकता परेशान कर जाए। जब हमारी फसल पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में है, या फिर जिन खेतों के अंदर फसल बूटिंग स्टेज में पहुँच चुकी है, या फिर ऐसे खेत जिनके अंदर फसल हेडिंग स्टेज में पहुँच चुकी है, उनके अंदर हमें क्या करना है ताकि हमारी फसल का उत्पादन अच्छे से कहीं ज़्यादा अच्छा निकल सके। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितनी भी जानकारियाँ मिलती हैं वो सभी साइंटिफिक अप्रूव होती है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं जो भी हमने नीचे से खाद दिए थे ना, वो खाद हमें कब तक देने हैं। चाहे वो यूरिया हो, यूरिया के साथ डीएपी डाला था, पोटाश डाला था, वो सब आप कब तक दे सकते हो। आखिरी खाद की जो डोज है ना, वो धान फसल के अंदर कब तक सही है। तो जब हमारी फसल पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर आ जाती है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज कब आती है, जब आपकी फसल है ना वो पकाई से और 60 दिन पहले, मतलब जैसे आपकी ये वैरायटी 100 दिन की है तो इसके अंदर आप 60 दिन घटा लीजिए, 40वें दिन इसके अंदर पेनिकल इनिशिएशन स्टेज आ जाती है। और इस टाइम तक आपको खादों के जितने भी डोज थे ना आपके, चाहे वो पहला यूरिया हो, दूसरा यूरिया हो, या फिर तीसरा यूरिया हो, जो कम दिनों वाली वैरायटियाँ होती हैं ना उनके अंदर 3 यूरिया की डोज डलती है। बाकी जो वैरायटियाँ बड़ी होती हैं जैसे बासमती धान या कोई भी हाइब्रिड वैरायटियाँ जो लंबी बढ़ती हैं, उनके अंदर तो 2 ही बार आप यूरिया डालिए, ज़्यादा मत डालिए, वरना उनके अंदर लॉजिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, गिरने वाली। तो गिरने से भी हम बचाने का आप लोगों का तरीका बताऊंगा मैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो चुकी है तो अभी इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहे। अब पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें जो भी खाद डालने थे वो पूरे क्यों करने हैं इस टाइम तक। पेनिकल इनिशिएशन स्टेज का मतलब होता है धान के एक सिंगल पौधे के अंदर, उसके तने के अंदर छोटी बाली है ना वो जन्म लेती है उस दिन। और इस टाइम के ऊपर अगर आपकी फसल को किसी भी तरह से, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए, तो जिस तरह से माँ के पेट के अंदर पल रहे हुए बच्चे के टाइम के ऊपर अगर माँ को हम संतुलित आहार ना दें या फिर वो बीमार रहे, तो निश्चित तौर पर आगे जो बच्चा पैदा होगा ना वो कुपोषित पैदा होगा। आप लोगों को पता है ना, उसी तरह भाई प्रकृति ने भी वही सब चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई कर रखी है। तो उसी तरह इस धान के एक सिंगल पौधे के अंदर जब पेनिकल इनिशिएशन स्टेज आती है तो उसके अंदर जब बाली का जन्म होता है, उस टाइम के ऊपर अगर आपके फसल के अंदर ज़मीन में किसी तरह की पोषक तत्व की कमी है और वो कमी लगातार आगे बनी रहती है, तो निश्चित तौर पर बाली का जो साइज वो छोटा रह जाएगा। बाली के अंदर भरने वाले जो दाने हैं वो पूरी तरह से नहीं भर पाएंगे, बाली के अंदर दानों का वजन है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है जो भी खाद आपने देने थे वो सभी आपको पेनिकल इनिशिएशन स्टेज से पहले पूरे कर देने। फिर बात आती है भैया, अभी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज हमारी फसल के अंदर आ चुकी है, मतलब वो वेजिटेटिव स्टेज से और रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जा रही है। वो जा रही है कहाँ पर, वो जा रही है भैया गबोट अवस्था की तरफ, वो जा रही है बूटिंग स्टेज की तरफ। फिर बात आती है भैया पेनिकल स्टेज से और आगे बूटिंग स्टेज के बीच के जो दिन है ना, उस टाइम के ऊपर हमें किस तरह से अपनी फसल के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, और इस टाइम के ऊपर पौधे को, विशेषकर धान फसल को किस पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और आवश्यकता पड़ती है तो नीचे से तो हम कुछ दे नहीं सकते, ऊपर से हम किस तरह से उसकी पूर्ति करें तो किस तरह से करें, और साथ ही आने वाली बीमारियों को किस तरह से डिटेक्ट करें और उनको ख़त्म करें। झंडा पत्ती के अंदर बाली आ जाएगी, निकलने को वो बाहर हो रही होगी, उस टाइम के ऊपर हमें इसके अंदर विशेष सावधानी रखनी होगी। विशेष सावधानी के अंदर इसमें हमें सबसे पहले तो फॉस्फोरस की पूर्ति करनी है। फॉस्फोरस के साथ हमें इसके अंदर
पोटास की भी पूर्ति करनी है। फॉस्फोरस की पूर्ति हम नीचे से तो भाई डीएपी के रूप में कर नहीं सकते। अगर आपने शुरुआत में डीएपी दिया था बेसल डोज के अंदर, तो उसकी पूरी मात्रा ना अभी तक पौधा ले चुका होगा। अच्छे से पूर्ति कर रखी होगी आपके खेत के अंदर फॉस्फोरस की, तो भैया पौधा है ना उसका स्टैम्प मजबूत होगा, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो नीचे अपन को देना नहीं है, ऊपर से हमें फोलियर स्प्रे के अंदर इसको देना है। एक तो आप NPK 12-61-0 यूज कर सकते हो इस टाइम के ऊपर। 1 किलो या 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, पानी के हिसाब से आपको रखना है। अगर 100 लीटर पानी आपके 1 एकड़ ज़मीन में लग रहा है तो आप 1 किलो रखिए। अगर आपके खेतों का अंदर 150 लीटर पानी लग रहा है तो आप इसके अंदर 1.5 किलो NPK 12-61-0 रख सकते हो, या फिर इसके अंदर आप NPK 0-52-34 ले सकते हो। अब 12-61-0 के अंदर पोटास नहीं है, पोटास अपन दूसरी स्प्रे में कर सकते हैं, या फिर आप बोलोगे भाई हम तो बार बार स्प्रे नहीं करना चाहते, हम तो एक बार में दोनों चीज़ों की पूर्ति करेंगे। यूरिया हमने पहले से अपन डाल दिया था अपने खेत के अंदर, यूरिया नाइट्रोजन कमी तो है ही नहीं, तो आप 12-61-0 को हटाओ, साइड में करो। इसके अंदर आप लीजिए NPK 0-52-34, इसके अंदर 52% फॉस्फोरस है, 34% इसमें पोटेशियम है। दोनों बहुत शानदार है। जिस तरह से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है फसल की बढ़िया उत्पादन के अंदर आखिरी टाइम तक, क्योंकि फॉस्फोरस की मदद से हमारी फसल आगे तक, जब तक वो पकेगी ना तब तक उसके अंदर एक तो जो उसका तना है ना वो मजबूत रहेगा, दूसरा ओवरऑल इसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज के अंदर फॉस्फोरस बड़ा योगदान देता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम जो ये स्प्रे करेंगे इस टाइम के ऊपर NPK 0-52-34, उसकी मात्रा कितनी आपको रखनी है? 1 किलो 100 लीटर पानी के अंदर 1.5 किलो अगर आप ले रहे हो तो 150 लीटर पानी आपको रखना होगा। पर दूसरा रही बात भैया पोटास के, इसी NPK के अंदर 34% आपको पोटास भी मिल जाएगा। अभी पोटास का काम है ना वो सबसे ज़्यादा बनने वाला है। पोटास क्या काम करेगा? एक तो आपके खेत के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराएगा पौधे को। दूसरा पोटास क्या काम करेगा? इसके अंदर लगने वाली जो बीमारियाँ हैं उस बीमारी से पौधे को बचाएगा। अगर मौसम के अंदर किसी तरह का स्ट्रेस आ जाता है, क्लाइमेटिक स्ट्रेस आ जाता है, तो अपनी फसल को पोटास बचाएगा। अगर 2-4-5 दिन आपके सिंचाई के अंदर लेट हो जाता है तो भी पोटास कहीं ना कहीं आपकी फसल को बचाएगा उस स्ट्रेस से भी। इसके अलावा पोटास का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि हमारे जो ये पौधे हैं ना, जो धान का ये पौधा है, दिन के अंदर जो ये भोजन बना रहा है, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है, इसके अंदर बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और शुगर है ना, उसको लेके और बालियों तक जाएगा और बालियों से वो दाने के अंदर पहुंचाएगा। अगर आपके खेत के अंदर पोटास की कमी होगी तो इन पत्तियों के अंदर जो भी इसने बनाया है, जो भी भोजन बना के स्टोर कर रखा है, वो यहीं के यहीं पड़ा रहेगा, वो ऊपर तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। और वो अगर इसी के अंदर पड़ा रहेगा, जिस तरह से कोई गोदाम होता है और गोदाम में आप माल भरा है उसको निकाल ही नहीं रहे हो, तो जो भी आपकी मशीन है ना वो बंद करनी पड़ती। उसी तरह फिर इस पौधे को अपनी फोटोसिंथेसिस बंद करनी पड़ जाएगी। तो भैया पोटास की इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा इसके अंदर बना हुआ भोजन वो बालियों तक पहुंचाएगा, वो दानों तक पहुंचाएगा, दानों का साइज़ मोटा होगा, बालियां है ना वो ऊपर तक भरेगी और दाने हैं ना वो चमकीले होंगे, शानदार होंगे। इन्हीं के साथ आपको ये जो स्प्रे कर रहे हो ना, उसी में आपको 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम बोरोन भी मिला लेना है। बोरोन 20% वाला। और आप जब बोरोन मिला रहे हो तो आपको पानी ध्यान रखना है कितना पानी यूज़ कर रहे हो। अगर आप 100 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो 1 एकड़ ज़मीन में, 100 ग्राम मिलाइए। अगर आप 150 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आप 150 ग्राम बोरोन 20% वाला है ना वो इसके अंदर मिला लीजिए। बोरोन मिलाने के बाद तो भैया NPK 0-52-34 है ना, इसका रिजल्ट ही आप देखोगे ना, देखते रह जाओगे। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बोरोन का भी काम क्या होगा, जैसे इसके अंदर से निकलने वाली बालियाँ बाहर आएगी ना, बालियाँ बाहर आने के बाद इसके अंदर जब पोलिनेशन होगा, जब वो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होगी, उसके अंदर फूल आएंगे ना बालियों के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा और स्वस्थ और हेल्दी, जितना अच्छा इसके अंदर पोलिनेशन होगा, परागण होगा ना, उतने ही शानदार तरीके से बाली के अंदर बनने वाले जो दाने हैं ना भैया वो हेल्दी, मोटे, तंदुरुस्त और चमकीले होंगे। फिर बात आती है इसके अंदर लगने वाले इस टाइम के ऊपर जो बीमारियां, भाई इस टाइम के ऊपर जैसे आपकी फसल 35-40 दिन से पार होती है या इस अवस्था के अंदर आती है जब पेनिकल स्टेज होती है, तो अपन देख रहे होते हैं खेतों के अंदर एक तो लीफ फोल्डर आ रहा होता है, पत्ती लपेटक सुंडी आ रही होती है। इससे आगे अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी मिल जाती है, उसके ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा मिल जाता है, टेम्परेचर वो 28 से 30 डिग्री हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्राउन होपर जो भूरा तेला है ना वो भी जन्म ले लेगा नीचे इनकी जड़ों के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ये वाला कीट। अगर ब्राउन होपर भूरा तेला आपकी जड़ों के अंदर
धान की जड़ों के अंदर ये लग जाता है तो धीरे धीरे करके ना पूरी तरह से धान के पौधे का नीचे का जो रस होता है ना, हरापन होता है, उसको वो पी जाता है, चट कर देता है। और देखते ही देखते पौधा है ना भाई वो सूख जाता है। सूखने के पीछे यही कारण होता है। तो उनकी रोकथाम के लिए मैं 2 कीटनाशक आपको बता रहा हूँ। एक तो सिंजेंटा कंपनी का चैस आता है, सबसे बढ़िया रिजल्ट इसका है। या फिर आप PI कंपनी का ओसिन अल्ट्रा आता है, इसको स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर किसी भी तरह का पत्ती लपेटक सुंडी मतलब लीफ होल्डर वाली प्रॉब्लम देखने को आपको मिल रही है तो इसके अंदर कोई भी आप इल्लियो वाली स्प्रे जैसे एमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हो, या फिर इसके अंदर आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल है वो ले सकते हो, या फिर इसके अंदर जब आप अपने खेत में तीसरी डोज यूरिया की दे रहे हो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज से पहले, उसी के अंदर आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो आता है ना FMC का फर्टेरा या फिर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, इनमें से कोई भी दानेदार इंसेक्टिसाइड लेके और नीचे आप इसमें बुरकाव कर सकते हो। या फिर आप इसमें JU कंपनी का एक आया का प्रोडक्ट आता है बिल्कुल नया, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था, उसको भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो लीफ होल्डर के ऊपर और तना छेदक सुंडी के ऊपर। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। फिर इससे आगे एक और बात आती है कि जिन खेतों के अंदर वैरायटियां बड़ी है, ज़्यादा हाइट ले चुकी है, उनके अंदर गिरने का खतरा है, उनमें यूरिया थोड़ा ज़्यादा हो चुका था या फिर ज़्यादा भी नहीं हुआ, तो कुल मिला के ये है कि डर है भाई कहीं हमारी फसल गिर ना जाए। तो उसके अंदर हम क्या करें? तो उसके अंदर एक तो भैया आपको यूरिया है ना वो आपको पहले से मैंने बताया, लंबी हाइट वाली वैरायटियों के अंदर हमें तीसरी डोज यूरिया की नहीं डालनी है। और जैसे हमारी फसल लगभग 40, 45, 50 दिन की अवस्था के अंदर आती है, उस टाइम के ऊपर इसमें आप उस हाइट को रोकने के लिए लिहोसिन की स्प्रे कर सकते हो। लिहोसिन की स्प्रे अगर आप उस टाइम के ऊपर करते हो तो निश्चित तौर पर इसकी जो हाइट है ना वो रुक जाएगी, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी, पौधा है नीचे से मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ जहां इसके अंदर आपने फास्फोरस की पूर्ति की, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर आपने लिहोसिन डाला है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। पौधा हाइट को बंद करके और कहीं ना कहीं नीचे से अपने स्टैम्प को मजबूत करने लग जाएगा, और उसके अंदर जो बालियां है ना, अंदर जो बाली बन रही है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक लेगा, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को वो बढ़ा देगा इस टाइम के ऊपर। तो ये दोस्तों काम कर लीजिए, आपकी फसल है वो निश्चित तौर पर आगे चलकर बढ़िया उत्पादन देगी। इससे अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जब हमारी फसल हेडिंग स्टेज के अंदर आ जाती है या फिर फसल के अंदर लगने वाले कोई भी फंगस जनित बीमारियां अगर परेशान करती है तो उस अवस्था के अंदर हमें क्या कुछ करना चाहिए। वीडियो हमारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।